दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो राधे श्याम जी अपनी पत्नी शांति जी के साथ ट्रेन से उतरकर खड़े हो गए। स्टेशन पर एक अलग ही दुनिया उन्हें दिख रही थी। लगा कहाँ जा रहे हैं, सब अपने घर या अपने घर से दूर। सभी को जल्दी थी। पहली बार उन्होंने इतना बड़ा स्टेशन देखा था। अचानक दोनों की नज़र अपने बेटे मयंक और बहू नेहा पर पड़ी। दोनों ने उनके पैर छुए। शांति जी ने तो बहू नेहा को गले ही लगा लिया। पिछले महीने ही तो गांव में शादी करके एक हफ्ते के बाद ही मयंक नेहा के साथ दिल्ली वापस आ गया था। रिश्तेदारों की भीड़ और नए पुराने रीति रिवाजों की भीड़ में शांति का बहू से केवल औपचारिक रिश्ता ही बन पाया था। फ़ोन पर भी ज़्यादा बातें मयंक से ही होती थी। स्टेशन से घर तक लगभग 1 घंटे की ड्राइव में नेहा चुप थी। पिता और बेटा भी आपस में वैसे भी कम बोलते थे। बस शांति ही सबसे कुछ ना कुछ बातें कर रही थी। शांति जी का स्वभाव बड़ा ही मिलनसार है। घर पहुंचकर राधे श्याम जी और शांति जी नहा धोकर खाना खाकर आराम करने लगे। मयंक और नेहा के नए घर में लेटते ही शांति को अपना गांव वाला घर याद आ गया, जहां उन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। राधे श्याम जी के रिटायर होने पर मयंक के विवाह के बाद बेटे और बहू के कहने पर अपना घर बेचकर यहाँ आ गए थे। उनकी बड़ी बेटी प्रिया मुंबई में रहती थी। अब राधे श्याम जी और शांति जी अपनी बहू बेटे के साथ बाकी जीवन जीना चाहते थे। नेहा का समय तो ऑफिस और घर के काम में निकल जाता था, लेकिन शांति जी को खाली बैठना पसंद नहीं था। उसने बहू नेहा से कहा, बेटा घर के कामों की चिंता मत किया करो, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद बाकी काम मैं कर लूँगी। लेकिन नेहा अपनी घर गृहस्थी में किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहती थी। उसे सब काम खुद करना ही पसंद था, और सास का तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी सास को घर के कामों से अलग थलग रखने में नेहा का शांति जी के प्रति सेवा भाव होता तो बात और थी, पर नेहा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शांति किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े। नेहा बस इतना ही कहती, नहीं मम्मी जी, कोई काम होगा तो मैं बता दूंगी, आप लोग बस आराम करें। वह दोनों उनके लिए केवल मेहमान थे और एक सीमा के बाद अनचाहे भी। नेहा के बिना कहे भी यह साफ दिखाई दे रहा था कि एक लंबे समय के लिए उस घर में उन दोनों का रहना मुश्किल था। कितने चाव से वे अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आए थे, कितने सपने लेकर वे यहाँ अपने बहू बेटों के पास आए थे। बहू बेटे के व्यस्त जीवन में उनका कौन सा स्थान है, वह समझ नहीं पा रहे थे। वातावरण की औपचारिकता उन्हें दम घोंटू लगने लगी थी। नेहा के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वह आलोचना कर सके, परंतु नेहा के व्यवहार से ऐसा अंदाज उन्हें होने लगा था जैसे वे अब चाहते हों कि हम यहाँ से चले जाएं। जिस अपनेपन की आशा उन्हें थी, वह अपनापन उन्हें वहाँ नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अब हम दोनों बहू बेटों पर बोझ हो गए हैं। नेहा इस घर की एक छत्र मालकिन थी। ऐसी स्थिति में 1-2 महीने से वहाँ ज़्यादा नहीं रहा जा सकता था। शांति जी सोचती कि कैसे विडम्बना है, बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी बहुत बड़ी थी। अपने बेटे से कैसे कहे कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे अलग थलग करने का एक अत्याधुनिक और स्मार्ट तरीका खोज निकाला है। तुम्हारे घर में उसे हमारी उपस्थिति अच्छी नहीं लगती। क्या सचमुच मयंक नेहा के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था? नेहा अभी ऑफिस में ही थी। मयंक आज थोड़ा जल्दी घर आ गया था। ऐसा अवसर कम ही होता था। उसकी माँ ने बात छेड़ दी। सोच रहे थे बेटा, थोड़ा दिन अब तुम्हारी बहन के यहाँ हो आए। शांति जी को लगा था कि मयंक उन्हें रोकने के लिए कहेगा, पर मयंक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि घर में सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इससे पहले कि दिलों का तनाव बाहर आए, उनका जाना ही ठीक था। उसे लग रहा था कि जीवन भर का साथ तो पत्नी के साथ ही निभाना है, फिर उन दोनों का मन भी तो नहीं लग पा रहा था। उनसे रुकने के लिए कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पर इतना ही बोला, हाँ ठीक है, चले जाइए, फिर यहाँ आना ही है। बिना कहे बहुत सी बातें समझ आ जाती है, खासकर अपनों के बीच। मयंक ही उन्हें स्टेशन छोड़ने आया। नेहा को ऑफिस जाना था, इसलिए वह नहीं आ पाई। मयंक ने माँ के हाथ में कुछ रुपए ज़बरदस्ती रख दिए। माँ की आंखों में आंसू देख
ना जाने कसे उसकी आंखों में भी आंसू पलकों पर ही ठहर गए। पैर छूने झुका तो राधे श्याम जी ने उसे गले से लगाते हुए सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए। अगले दिन दोनों अपनी बेटी और दामाद विनय के घर में थे। प्रिया के जुड़वां बच्चे थे। दोनों को संभालने के लिए प्रिया ने एक आया रखी हुई थी। प्रिया को नौकरी और घर दोनों संभालने पड़ते थे। आया सिर्फ बच्चों को संभालने में लगी रहती थी। घर की साफ सफाई का किसी को ध्यान नहीं था। आते ही शांति जी ने बेटी की बिखरी गृहस्थी संभाल ली। घर का काया पलट ही हो गया। बेटी की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सब काम समय पर होने लगे। बच्चों को भी नाना नानी का प्यार मिल गया। इस बात से विनय और प्रिया दोनों खुश थे। विनय ने सोचा अगर यह दोनों यहीं रहे तो आया की क्या ज़रूरत है। उसने अपने मन की बात शांति जी के सामने रख दी। शांति जी ने भी सोचा दामाद जी ठीक कह रहे हैं। जो देखभाल घर के लोग करते हैं वह नौकर कहाँ करते हैं। जबकि राधे श्याम जी का सोचना था कि इस उम्र में पूरी तरह से बच्चों और घर के काम संभालना मुश्किल है, पर वह चुप रहे। धीरे धीरे घर और बाहर के सारे काम दोनों के कंधों पर ही पड़ गए। शुरू शुरू में तो शांति जी और राधे श्याम जी को यह सब अच्छा लगता, क्योंकि उनका खालीपन भर रहा था, परंतु फिर बोझ लगने लगा। आया के जाने के बाद शांति जी अकेली कितना कुछ कर पाती। उसने स्वयं आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी जो ली थी वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। बेटी और दामाद आराम से अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते। हर शाम शांति जी या तो उन दोनों के दोस्तों की आवाभगत में लगी रहती और वे दोनों बच्चों से बेखबर बाहर घूमते रहते। प्रिया बिल्कुल भूल गई थी कि माँ सालों से बीमार है। अब उनकी उम्र हो चुकी है, वह इतना काम अकेले कैसे संभालेगी। किसी ने नहीं सोचा कि रहने खाने की सुविधा ही जीवन का उत्कर्ष नहीं है, उसके अलावा भी दोनों की कुछ ज़रूरत है या आशाएं हो सकती है। राधे श्याम जी तो गांव का अपना घर याद करते। सुबह उठकर गरम गरम चाय के साथ शांति जी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना और कई खबरों पर बातें करना, जो उनके रिटायर जीवन का एक हिस्सा हो गया था, अब असंभव सा लगता था। कैसे फंस गए थे वे और शांति जी यहाँ। यह एक दूसरी ही जेल थी जहाँ उन्हें लगता था उनसे बेगारी करवाई जा रही है। अपनी ऐसी सोच पर राधे श्याम जी को थोड़ी शर्म भी आती थी। कितने स्वार्थी हो गए हैं वे इस उम्र में। शांति जी जब कर रात को बेड पर लेटती तो सोचती माँ की कोख से जन्म लेने वाले उसके खून के अंश ही सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहने का स्वांग कर रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों का क्या करे कोई। दिन रात जाने अनजाने कितने ही तिरछे हृदय को छलनी करते। दोनों कुछ ही महीनों में अपने अस्तित्व ही भुला बैठे थे। फिर सोचती अपने बच्चों के लिए इस शरीर को थोड़ा कष्ट हो भी गया, घर में सुख शांति तो है। एक दिन राधे श्याम जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने अपनी बेटी से कह दिया, बेटा अब तुम्हारी मम्मी से इतना काम नहीं होता, रोज दर्द से सो भी नहीं पाती। प्रिया तुनक कर बोली, मम्मी ने खुद ही काम करना शुरू किया था, मैंने नहीं कहा था उन्हें। बेटी बोली, मेरा घर जैसा था ठीक था। सच बात तो है, घर तो प्रिया का ही था, वे दोनों तो मेहमान ही थे। प्रिया ने विनय से आया को वापस बुलाने की बात की तो विनय का भी मूड खराब हो गया। खैर आया आ गई तो शांति को चैन की सांस मिली, लेकिन दामाद जी का व्यवहार बहुत बदल गया, जिसे दोनों ने भांप लिया और शांति जी का मन एकदम उचट गया। अचानक एक दिन राधे श्याम जी ने अपनी बेटी से कहा, कुछ ज़रूरी काम है, हम दोनों को कल सहारनपुर जाना पड़ेगा। शांति जी हैरान हो गई, पर उस समय कुछ नहीं कहा। बेटी ने साफ कहा, ठीक है। शांति जी किचन में काम करते हुए सोच रही थी। बहू के रूखे स्वभाव और उपेक्षापूर्ण व्यवहार होते हुए बेटा अकेला कब तक संबंध निभाएगा। बेटी और दामाद से भी कोई उम्मीद लगाना बेकार था। रात को सोते समय शांति जी ने राधे श्याम जी से पूछा कि यह सहारनपुर का क्या चक्कर है। राधे श्याम जी ने कहा, शांति जी क्या आपको मेरी पहली नौकरी की शुरुआत याद है, और हमारा पहला घर भी वहीं था, इसलिए सहारनपुर ही कह दिया। शांति जी बोली, मतलब वहाँ कोई काम नहीं है। शांति जी की आंखों का गीलापन उसके गालों पर महसूस करते हुए राधे श्याम जी ने उसे हल्के से छुआ। उस छूने में सहभागिता का एक एहसास था। शांति जी
बहुत बड़ा काम है, मकान ढूंढना है ना। सच ही तो है, शांति ने सोचा। जीवन का एक बहुत बड़ा सच जिसे वे इस उम्र में भी नहीं नकार पाए। एक अपने घर की तलाश। इस बार मैं हम अपना घर किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। रात के अंधेरे में भी दोनों ने एक दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी।